हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कलीग्स, सारे जो भी मेरे मिलने जुलने वाले हैं, जो भी हैं, उन सबों को मेरा सलाम और प्रणाम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, जो कहिए सब, यानी अभिवादन। मैं शकीला अजीम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, MBDU कॉलेज, BRABU, मुजफ्फरपुर। आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल रेसिलियंस, कोविड-19 यानी हमारे आज इस टॉक का जो है वो 3 पक्ष है। पहला तो मानसिक, जो हमारा स्वास्थ्य है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे हम। फिर कोविड-19 के जो प्रभाव हैं उसको कम करने के लिए जो साइकोलॉजिकल रेसिलियंस हमारा है, प्रतिरोध है, ये लचीलापन है, इसको दूर करने के लिए जो काम करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। मेंटल हेल्थ ये बहुत ही जाना पहचाना सा शब्द है। बहुत लोग बोलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बातें बहुत लोग करते हैं। बहुत सारे सेमिनार्स इस पर ऑर्गेनाइज हुए, बहुत सारे सिंपोजियम हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मेंटल हेल्थ क्या है ये बहुत हद तक लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात बहुत नहीं है। फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम बात करने आए हैं तो मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा आप लोगों के सामने हम रख दें। मेंटल हेल्थ के अंदर आता है हमारा जो इमोशनल, संवेगात्मक, साइकोलॉजिकल एंड यानी मनोवैज्ञानिक और सोशल वेलबींग। हम संवेगात्मक रूप से स्टेबल हों, मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिर हों और सोशल वेलबींग रहें, यानी सामाजिक स्तर पर हमारा एडजस्टमेंट जब अच्छा होता है तो यही मेंटली हेल्दी वेलबींग कहलाता है। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक। इसका प्रभाव है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। मेंटली हेल्दी आदमी के लिए कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, एक्ट करते हैं। और मेंटली हेल्दी आदमी के लिए ये भी ज़रूरी है कि किसी तनाव के माहौल को वो व्यक्ति किसी भी तनाव पर पड़े। तनाव एक इनएविटेबल फैक्टर है ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी सभी प्राणी के लिए। तो इस तनाव की स्थिति से हम कैसे लड़ते हैं, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे हैंडल करते हैं ये भी निर्धारित करता है। मेंटल हेल्थ ये भी निर्धारित करता है कि हम किसी तनाव से किस प्रकार बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं। रिलेट टू अदर्स, दूसरे के साथ कैसा संबंध रखते हैं, और हम चॉइसेस कैसे, हमारी पसंद क्या है, किस चीज़ को पसंद करते हैं। सोशल डिस्टर्बेंसेस को पसंद करते हैं, फैमिली डिस्टर्बेंसेस को पसंद करते हैं, फ्रेंडशिप में डिस्टर्बेंसेस को पसंद करते हैं। तो ये भी चीज़ें, या हम इन सभी चीज़ों को स्मूथली रन कराने की कोशिश करते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ कहलाता है। तो ये स्पष्ट हुआ कि ये हमारे संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक और सोशल रिलेशंस को प्रभावित करता है। अगर हम वेलबींग बनाता, अगर इन तीनों लेवल पर, तीनों स्तरों पर हम बहुत ही वेल एडजस्टेड है, तो हम मेंटली हेल्दी वेलबींग कहलाएंगे। ये भी बात इसमें इंक्लूड होती है कि हम सोचते कैसे, महसूस कैसा करते हैं और हम क्रियाएं कैसी करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स डिटरमिन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को कैसे नियंत्रित करते हैं स्ट्रेस की स्थिति में। तो ये सारी चीज़ है। दूसरों से संबंध कैसा, हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को ताकि आपको पूरी तरह से मेरी बात स्पष्ट हो जाए। तो कैसे
हम दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं, ये भी मेंटली हेल्दी वेलबीइंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मेंटल हेल्थ सभी एज ग्रुप के लिए ज़रूरी होता है। जब से हम सोशल इंटरैक्शन में आते हैं, जब से जिस आयु से हम सोशल इंटरैक्शन में आते हैं, वहाँ से मेंटल हेल्थ जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है, उसकी भूमिका स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हुआ? अब इसमें जब हम सोशल इंटरैक्शन करते हैं तो वो कहाँ से चलता है? वो हमारा एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस, एडल्ट एंड ओल्डर पीपल, ऑल एज ग्रुप्स के लिए मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सोशली हेल्दी वेलबीइंग के कैटेगरी में रखे जाते हैं। ये है। अब दूसरी बात हमको ये कहनी है कि मेंटली हेल्दी जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, इस मेंटल हेल्थ पर हर बदलने वाली परिस्थिति, जितनी भी परिस्थिति हमारे पास आती है, उन सबों के बदलने का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता है। किस पर? मानसिक स्तर पर। ये हमारा जो मजाक के शब्दों में अपर चैम्बर, दिस इज ह्यूमरस, ये चीज़ हमारा उस पर बहुत व्यापक प्रभाव। सर्वप्रथम सबसे पहला प्रभाव, अगर कोई भी चेंज आया है, इवन एक छोटा सा कप भी टूटता है घर में जिसको आप बहुत प्यार से लाए हैं, आपको बहुत पसंद है कि इसमें चाय पियेंगे, तो आपको अगर टूटता है तो उससे भी आपके मानसिक स्तर पर कुछ प्रभाव पड़ता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। फैमिली में किसी तरह का झगड़ा होता है, उससे भी, फैमिली में भी होता है, बाहर वालों से भी होता है झगड़े, हम ग्रेगरियसनेस है, ह्यूमन बीइंग है। अगर हम अकेले घर में रह जाते तब भी मेंटल हेल्थ चेंज हो जाता है, बहुत सारे लोग आ जाते तो भी मेंटल चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेंटल हेल्थ पर प्रभाव, यानी किसी भी तरह का परिवर्तन यदि वातावरण में होता है तो हम प्रभावित होते हैं मानसिक स्तर पर। ये बात मैं बार बार कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ। तो मेंटली हेल्दी रखना खुद को, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये तो हमको लगता है कि मेंटल हेल्थ को मैंने डिफाइन कर दिया बहुत हद तक। ये एक वाइड मैटर है, बहुत ज़्यादा इस पर बहस की ज़रूरत है। और यहाँ पे अब फिर हम एक बात करेंगे अब इस टॉक के इस बातचीत की जो गुफ्तगू हमारी है, उसमें हम दूसरा जो पक्ष है उस पर कोविड-19 की बात करेंगे। कोविड-19 ये एक बहुत बड़ी आपदा है, वैश्विक आपदा जिसको हम कहते हैं, वो है ये वैश्विक आपदा। पूरा विश्व इससे लड़ रहा है, तो पूरा विश्व इससे लड़ रहा है। कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि इसका नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव हम पर नहीं पड़ा। ये कहा ही नहीं जा सकता, ये नहीं कह सकते हैं, सबों पे पड़ा है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझ पर भी पड़ा है। किसी के बच्चे अलग हैं, किसी के माँ बाप अलग हैं, बहुत कम लोग हैं जो साथ रह रहे हैं, जो जहाँ जा रहा है वहीं फंस जा रहा है। अगर कोई मूवमेंट है तो सरकारी फरमान लेके आ रहा है, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देना है तब वो मूव करेगा। हवाई जहाज़ बंद है, गाड़ियाँ बंद है, सैकड़ों लाखों की तादाद में हज़ारों हज़ार मील लोग पैदल चल के घर वापस आ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। ये सारी चीज़ें किस चीज़ से प्रभावित हैं? इस कोविड-19 से प्रभावित है। हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री के वासी हैं, हम लोग इनहैबिटेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोग वहाँ के बाशिंदा हैं, जहाँ की जिसको डेवलप्ड कंट्री नहीं कहा जा सकता है। वैसे अमेरिका ने अभी कुछ चालाकी की है, हमको डेवलप्ड कंट्री में डाल दिया है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छीनने के लिए, लेकिन हम लोग हैं डेवलपिंग कंट्री। बहुत बड़ा मुल्क है, माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज़्यादा है। तो कोविड-19 का जो प्रभाव है हर व्यक्ति पे पड़ रहा है, हर स्तर के लोगों पे पड़ रहा है। बड़े लोग हैं अभी उससे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन ये सुविधाएं कब तक रहेंगी, कितने दिनों तक चलेंगी, इस बात को कहा नहीं जा सकता। मेरे पास अभी खाने के लिए है, कल होगा कि नहीं होगा, नहीं कहा जा सकता है। मार्केट खाली हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है,
और सबसे बड़ी बात, ये तो पेरिफेरल पार्ट्स की बात मैंने की, और जो मेन पार्ट है जिससे हमारा और इन सभी चीज़ों का असर कहाँ पड़ रहा है? मस्तिष्क के स्तर पर। और मस्तिष्क ही है जो हमारे सारे व्यवहारों को, वो सोशल बिहेवियर हो या हमारा पर्सनल फैमिली के साथ बिहेवियर हो या इंटरैक्शन हो या रिलेशन हो, उन सबों को प्रभावित करता है। तो ये जो कोविड-19 है, इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ रहा है हर चीज़ पर। स्टूडेंट्स परेशान है, उनके करियर का क्या होगा? यही टाइम था जब उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे। माँ परेशान है, उसके बच्चे का आगे क्या भविष्य है। बाप परेशान है, घर में एक पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आएगा, ये सब भी दिक्कतें हैं। तो बहुत सारी परेशानी। सरकार कुछ कट शॉर्ट कर रही है, ये नहीं देंगे, वो भत्ता काटेंगे, वो भत्ता नहीं देंगे, सैलरी टाइम पर नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के हम एजिटेशंस, ये सारी चीज़ें देखिए हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो गई है, और इसमें कितनी सच्चाई है नहीं कह सकते। लेकिन ये है, बहुत सारे डीए काटे जा रहे हैं, 18 महीने का डीए नहीं दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ज़्यादा बातें, और जिनका सबका प्रभाव जो है वो मानसिक स्तर पे पड़ रहा है। बाहर की हवा जहरीली है, ये बात तो स्पष्ट कर दी गई है। मीडिया ने इसको कुछ बहुत ही, हर जगह बहुत ज़्यादा इसको उजाला है। मीडिया का निगेटिव रोल भी है, कहीं कहीं एक दो हैं जो पॉजिटिव बोल रहे हैं, बाकी तो सभी निगेटिव ही बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये बताते हैं कि कितने कोरोना के पेशेंट मिले, मगर ये नहीं बताते हैं कि उसमें कितने अच्छे हुए। तो ये कोविड-19 है, ये हमारा ये वैश्विक आपदा है, और ये हमारे मेंटल हेल्थ को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ये एक सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना है हमको। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और इसके कारण, इस कोविड-19 के कारण जो मेंटल हेल्थ पर हमारे प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मनोवैज्ञानिक रूप से हम किस तरह से मानसिक स्तर पर हम बीमार पड़ रहे हैं, उसके कुछ है। जैसे एंजाइटी है, एंजाइटी मतलब चिंता, अनरीजनेबल फियर जिसको कहते हैं, अकारण चिंतित रहना। अभी बीमारी हुई नहीं है, बीमारी का खतरा है, उसके लिए मास्क लगा रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी हमको जो मेंटल हेल्थ पर जो प्रभाव पड़ रहा है कोविड-19 का, वो है एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर, घबराहट बहुत ज़्यादा। उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी तो मूड ठीक रहता है एकदम ठंडा, और कभी एकदम मूड गर्म हो जाता है। तो बाइपोलर यानी दुमुखा जो कहिए, कभी हम ठंडे रह रहे, कभी गर्म हो जा रहे, ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। डिप्रेशन, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, बूढ़े लोगों को तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत लोगों से खाना भी नहीं खाया जा रहा। अच्छा, फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट सेशन ऑफ लॉकडाउन जब किया गया 24 मार्च से, तो उस पीरियड को 31 मार्च तक जब था, तो वो उस पीरियड को लोगों ने इंजॉय किया। दूसरे पीरियड को जब अनाउंसमेंट हुआ कि फिर ये बढ़ा दिया गया, तो उस पीरियड में भी लोगों ने थोड़ा बहुत करके किसी तरह चला। लेकिन जब थर्ड लॉकडाउन की बात हुई तो लोग जो हैं वो बहुत बेचैन होने लगे, खास करके जो मेल वर्ग है, पुरुष वर्ग है, वो बहुत बेचैन होगा। और मैं कोई भी बात यहाँ पर आपसे कर रही हूँ तो मेरे बहुत सारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारी बातें जब मैंने कर रखी हैं, उसके बाद ही ये आंकड़ा मैं आपको, ये बातें आप दे रही, आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों में। तो थर्ड टाइम जो है वो बेचैनी बहुत शुरू हो गई कि ये कब तक के लिए हम लोग पिंजड़े में बंद कर दिए गए, लॉकडाउन हो गया। और उसके बाद जब अभी चौथा जो है लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है, थोड़े रिलैक्सेशंस के साथ हमको दिया जा रहा है, लेकिन हम घरों में बंद हैं। और अब इतना डर गया है आदमी कि ना किसी को घर में आने दे रहा है, ना किसी को घर में से बाहर जाने दे रहा है। तो ये चीज़ जो है डिप्रेशन, बच्चे जो हैं जो बाहर हैं वो घर नहीं आ सकते। अभी देखिए मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है ईद, साल में 2 ही त्यौहार उनके होते हैं, ईद और बकरीद। तो ईद में अभी किसी के बच्चे घर नहीं आ रहे जो बाहर हैं, माँ बाप अकेले हैं, बच्चे अकेले हैं।
तो ये जो है फेस्टिवल का, और हम इंडियन हैं, फेस्टिवल ओरिएंटेड पर्सन है, तो हम लोगों के लिए जो है वो बहुत बहुत बड़ा संकट का समय है ये। तो इससे क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर भी हो रहा है, हम अभी बात उसी पर कर रहे थे। तो एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर, और कुछ लोग जो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हैं, उनको सिजोफ्रेनिक भी, उनको घबराहट भी, थोड़ी सी भी खांसी आ रही है तो उनको इल्यूजन होने लग रहा है, ये बात उनके लगने लग रही है कि कहीं हमको कोरोना तो नहीं हो गया। तो सब्सटेंस अब्यूज एक्शन, और उसके बाद से ये सारी चीज़ें, इतने तरह के सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही। तो ये क्या है, सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, तो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता, सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स आ रहे हैं। ये नहीं कह रहे हम कि बीमार हो जा रहे हैं लोग, उस लेवल पर साइकोसिस ग्रुप का डिजीज है सिजोफ्रेनिया, उसके लिए बहुत, मगर उसके सिम्टम्स जैसे हो जा रहे हैं, नहीं हमको हो गया, हम बीमार पड़ गए, खांसी आ गई, हमको कफ हो रहा है, 10 दिन से खांसी नहीं छूट रही, अरे दिस इज द सिंपल सिम्टम। बेबी कि हम, अच्छा कोई लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको पकड़ के पुलिस क्वारंटाइन सेंटर में ले जा रही है, वहाँ पे लोगों के साथ रख दे रही है, वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो एक ये न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ भी बहुत डिस्टॉर्टेड है। तो ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं तो ऐसी स्थिति में हम बहुत परेशानी की हालत में से गुजर रहे हैं। तो कोविड-19 का जो ग्लोबल इफ़ेक्ट है वो ये कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक मनोविज्ञान की छात्रा होने के नाते मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ गई, और इस टॉपिक को चुन के मैं आपसे बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ। मेंटल हेल्थ को मैंने डिफाइन कर दिया, क्या क्या बीमारियां हो रही हैं इस कोविड-19 की वजह से, किस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा है, एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर हो रहा है, डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, छोटी सी खांसी पर भी कोरोना समझने लग रहे हैं, किसी से मिलना जुलना, किसी को घर पे आना, हम तो दस्तूर ज़माना ही बदल गया है साहब, न मिलते हैं हम किसी से, न मिलने आता है कोई हमसे, दरो दीवार भी सुनी ही रहती है, दरवाजे पे अब दस्तक कहाँ होती है साहब। तो ये चीज़ हो गई है। अब देखिए मेरा जो तीसरा पार्ट है, और इस मेंटल हेल्थ के एक चीज़ है कि मेंटल हेल्थ के डिस्टर्ब होने से सबसे बड़ा प्रभाव जो मनोवैज्ञानिक रूप से पड़ता है वो ये कि हमारा जो प्रत्यक्षीकरण है, जो परसेप्शन है, जो चीज़ों को समझने की क्षमता है, वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, अनियंत्रित जिसको कहते हैं। और ये सब खेल परसेप्शन का है। लॉकडाउन क्या टूट जाएगा तो कोरोना हट जाएगा, ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस अभी रहेगा, उस वक्त तक हमको उससे जंग करनी है, जब तक कि उसका वैक्सीन नहीं बन जाता है, जब तक कि उसकी मेडिसिन्स नहीं आ जाती हैं, जब तक उसका एंटीडोट नहीं तैयार हो जाता। हाँ ठीक है, कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है कि जिससे पता चल रहा है कि एंटीडोट भी तैयार के सारे दुनिया के लोग जो है लगे हुए हैं। इटली ने दावा किया है, कुछ डॉक्टर्स हैं की टीम है जो दवा बनाने में लगी है, कुछ है जो टेस्टिंग किट बना रही है, कुछ है जो पीपीई किट बना रही है, यानी सारी दुनिया इस काम में लगी हुई है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हर कंट्री एक दूसरे की मदद कर रही है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो भी बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरे के साथ काम कर रहा है, हो रहा है सारी चीज़ें। अभी एक चीज़ और हम बात करना चाहेंगे इस पर, इसको भी हम जोड़ना चाहेंगे कि इस आपदा से जो हमारा जो ये वैश्विक आपदा है, ये जो हमारा संकट है अभी, इससे जो प्रभावित होने वाला पक्ष कौन कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा, मेंटल हेल्थ में तो सभी ग्रुप आते हैं, तो इसमें मेंटली कौन लोग ज़्यादा प्रभावित, मानसिक रूप पर कौन लोग ज़्यादा प्रभावित हुए, इसको हमने क्लासिफाई किया है। एक क्वेश्चन आया है छोटा सा, मैंने बनाया 20 क्वेश्चंस का, और उसमें किस क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा येस एंड नो आता है, उस हिसाब से मैं उसका एनालिसिस करके बाद में, अभी मैंने उसको फेसबुक एंड व्हाट्सएप पर सर्वे के लिए डाला है। जिनको भी ज़रूरत होगी वो हमको कॉल करें, मैं उनको ये डाल दूँगी, दे दूँगी उनको, वो भी अपने लोगों से उस पर
रिस्पॉन्स दिला के हमको भेजें तो ये मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी और हम एक आंकड़ा दे पाएंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो डरे हुए हैं या मेंटली उनको कितना प्रभाव पड़ रहा है मानसिक स्तर पर, ये देखने के लिए मैंने वो क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है। तो अब हम तीसरा जो पार्ट है, सॉरी फिर हम छूट गए, फिर आपसे बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो है एडोलेसेंट का पक्ष। मैंने एक पेपर के इंटरव्यू में भी ये बात कही और बिल्कुल दूसरे दिन उसका सत्यापन भी हो गया कि बहुत सारे 12 से लेकर के 18 से 19 लेटर एडोलेसेंट 17, 18, 19 साल के बच्चों पे 20 साल के जो हैं टीन एजर्स जो हैं और नियर अबाउट 20 जो बच्चे हैं, उनका जो चिंता का स्तर है वो बहुत बढ़ गया है। उनके चिंता का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए कि उनका करियर बनने का समय यही था। अप्रैल मई इसी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे, इसी में रिजल्ट्स आते थे। तो 11th-12th का जो एज है उस ग्रुप को बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो सबसे ज़्यादा हमारा यूथ जो है वो प्रभावित, यहाँ तक प्रभाव पड़ा है कि वो सुसाइड करने, यानी हमारा साल बर्बाद हो रहा। उसमें भी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो मेंटली बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, उन लोगों को जिनको अपने करियर की बहुत पड़ी रहती है, उनको अपने भविष्य का बहुत के लिए वो बहुत चिंतित रहते हैं, वैसे लोगों पर वैसे बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है और उनको यहाँ तक की टेंडेंसी कि सुसाइड की भी टेंडेंसी उनके अंदर आ रही है। तो ये कुछ टेलीफोनिक मैसेज, चूँकि मैं काउंसलिंग बहुत पहले से कर रही हूँ इसलिए लोगों को मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो उनके लिए वो आता रहता है। तो उसमें फ़ोन से पता चलता है कि उनका बच्चा बहुत डिप्रेशन में जा रहा है। और अभी की एक घटना मैं आपको बताती हूँ। मेरे बहुत ही नज़दीक एक व्यक्ति, एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो ये एक दुखद घटना है। कोविड-19 में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपने एक बच्चे का नाम सुना होगा, सफदरजंग हॉस्पिटल से ऊपर से कूद के जान दे दिया। सिर्फ मात्र 19 साल का था या 21 साल का था, इट मे बी पॉसिबल, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो इसमें, लेकिन उसने जान दे दिया क्योंकि उसको उसका टेस्ट के लिए गया और वो कूप नहीं कर पाया। तो अब हम आते हैं अपने, और एडोलेसेंट पे बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा जो उसके नीचे थोड़ा सा है वो बूढ़े लोग, क्योंकि एक न्यूज़ आई जिसमें ये हुआ कि साहब इटली ने सिलेक्शन करना शुरू कर दिया है, और यूरोपियन कंट्री के बारे में था, इटली का नाम ही था शायद, इटली में ही, इटली का ही था, इटली में, कि वो सेलेक्टेड जो 65 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको इलाज नहीं कर रहा है। आप सोचिए कैसा लगेगा कि 65 साल के ऊपर के लोगों को जीने का हक नहीं। तो ये कितनी बड़ी खबर आई, न्यूज़ का जो एक फ्लो हुआ, इससे जो बूढ़े लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि अब हमसे जीने का हक, अगर इस बीमारी के चपेट में हम आते हैं तो हमारा इलाज नहीं होगा। उनको ये भी चिंता है कि अगर मेरे बच्चे बीमार पड़े तो इसका वैक्सीन नहीं है, इसका इलाज नहीं है, इसमें बच्चे किस तरह से अपने को एडजस्ट करेंगे, कैसे मेरे बच्चे सर्वाइव करेंगे। तो ये जो बूढ़ों में हुआ, मेरा तो छोड़ दो, खैर मेरा इलाज नहीं होगा, कोई बात नहीं है। बहुत महंगी किट, पहले टेस्टिंग किट जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो किया जा रहा था या कहीं से भी किया जा रहा था, वो 5,000 रुपये की थी। गरीबों के लिए तो अफोर्डेबल ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक शुरुआत में हुई और इससे बूढ़े लोग बहुत प्रभावित हुए। तो एक उसके बाद जो मेल मेंबर है, जिनको रोज़ घर से बाहर निकलने की आदत है, रोज़ जाके रोटी कमाने की आदत है, तो उसके बाद तीसरे नंबर पर वो आते हैं। चौथे नंबर पर जो वो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो जिद तो कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, थोड़ा चिड़चिड़े हो गए हैं, सामान वामान फेंकना, ये करना नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, खेलूंगा, मैदान में खेलूंगा, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि फिर उनको माँ बाप जो घर में मिल जा रहे हैं साथ में, ये एक पॉजिटिव बात है। जो इधर बहुत दिनों से पेरेंट्स तो मिलते ही नहीं है घर में, तो उसमें जो है उनको भी एक प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा है कि वो थोड़ा खुश हो जाते हैं, अरे मम्मी के साथ हैं, पापा के साथ हैं, ये चीज़ है, तो थोड़ा टाइम स्पेयर कर रहे हैं साथ में। मदर्स चली जाती हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, फादर चले जाते हैं ऑफिस, बच्चा तो बिल्कुल घर में अकेला है। तो इसका, इस लॉकडाउन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ रह रहे हैं।
इस पर भी मेरा एक वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। न्यूली मदर्स को माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो उसके बाद और सबसे नीचे जो है वो हम औरतें। चलिए अब अच्छा लगेगा आपको। लेकिन कुछ लोगों को, मर्दों को ये लग रहा है कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इस तरह का सवाल भी आ रहा है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। औरतों के साथ क्या हो रहा है कि वो सोचने का वक्त ही नहीं उनके पास। एक तो बच्चों के साथ है, तो बच्चे को कुछ डिमांड, ये पका दो, वो बना दो, ये खिला दो, वो कर दो। घर में कोई निकले डील नहीं होती है, घर में यही सब होता है, हर घर में यही होता है। तो माँ जो है उसमें भी बिजी है, हाँ इसको कभी बना के नहीं दिया, और अभी शॉप कर रहा है, अभी टाइम में दे देते हैं। थोड़ा सोने का भी उनको टाइम मिल जा रहा है। काम बहुत कर रही हैं वो, क्योंकि मेड नहीं आ रही है, कोई हेल्पर नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो वो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रही है। तो मेंटली उनको टाइम नहीं है सोचने का, तो उससे वो मेंटल हेल्थ पर उनके कोई असर बहुत नहीं पड़ा है। तो ये एक मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि सबसे ऊपर एडोलेसेंस है, तब बूढ़े हैं, तब मेल हैं, तब छोटे बच्चे हैं, और तब माँ, जो लेडीज़ ऑफ द मदर ऑफ द फैमिली हैं, वो लोग आ रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगी सबों को, जो भी इस वीडियो को शेयर देखेंगे, जो भी, वो ये चीज़ है कि आप लोग अभी के समय में, किसी भी आपदा के समय में, ये तो वैश्विक है, और किसी भी आपदा के समय में आप न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। इट इज़ माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, आप न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। न्यूज़ आप देखेंगे इतना डिस्टॉर्शन न्यूज़ में है, मीडिया अब मीडिया नहीं रह गया है। ये बात कहने में मुझे कहीं से भी कोई संकोच नहीं है। मैं बिल्कुल साफ कहती हूँ कि गलत कहना, टीआरपी बढ़ाना इनकी आदत हो गई है। ये रोड की न्यूज़ नहीं दिखाते, जो हो रहा है वो नहीं दिखाते, जिससे इनको इनकी आमदनी बढ़ेगी, इनके मालिकों की, वो दिखाते। तो प्लीज़ आप न्यूज़ मत देखें, और बूढ़ों को तो बहुत कंडेंस्ड न्यूज़ दीजिए। अगर उनको आप फुल फ्लेज न्यूज़, आप एक दिन उनको पूरा न्यूज़ सुनवाइए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, हम बता रहे हैं आपको रास्ता। पूरी न्यूज़ सुनवाइए 1 हफ्ते, और स्ट्रेस लेवल उनका चेक कीजिए, चेहरे का शुगर, ब्लड प्रेशर सब चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और दूसरे हफ्ते 15 दिन, 1 हफ्ते के बाद फिर 1 हफ्ता आप उनको न्यूज़ बिल्कुल नहीं सुनाइए। आप देखिएगा कि अगले हफ्ते में उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है, ब्लड शुगर भी कंट्रोल है, उनकी एंजाइटी भी घटी हुई है, उनका पैनिकनेस भी घटा हुआ, तो सारी चीज़ें घट जाएंगी। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मैंने खुद किया है। ब्लाइंड रखिए, ऐसी बातें उनको बताइए जो पॉजिटिव है, नेगेटिव बातें, और न्यूज़ में अब सिर्फ नेगेटिव बातें होती हैं, तो आप उनको मत बताइए। ये एक आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, व्यूअर्स से। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट पर, जो कि बहुत कम ही इसका अभी तक कहीं पर रेसिलियंस के बारे में बात कम हुई है। मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, बात हो रही होगी तो आई डोंट नो, मैं पूरी दुनिया के बारे में खबर तो नहीं रखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे आसपास मैंने नहीं सुना। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि रेसिलियंस, साइकोलॉजिकल रेसिलियंस, हाउ टू कूप विद दिस क्राइसिस। ये जो आपात स्थिति है, इससे हम कैसे निपटें, ठीक है। तो रेसिलियंस का अर्थ होता है कि साइकोलॉजिकल रेसिलियंस क्या चीज़ होती है, ये एक क्षमता है टू मेंटली, साइकोलॉजिकल रेसिलियंस is ability to mentally or emotionally cope with a crisis or to return to pre-crisis status quickly। सुनिए इसको ध्यान से, ये परिभाषा दी गई है इसकी, मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया, ये परिभाषा है साइकोलॉजिकल रेसिलियंस की। तो क्या है, ये एक क्षमता है मेंटल यानी मानसिक स्तर पर और संवेगात्मक स्तर पर कूप करने की, यानी किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट करने की, साथ चलने की आदत डालना, साथ चलने की। एडजस्टमेंट नहीं है, इसके साथ हम एडजस्ट नहीं करेंगे, हम कूप करेंगे। एडजस्टमेंट, अभियोजन अलग चीज़ होती है और कूपिंग अलग चीज़ होती है, मैं उस पर बात करूँगी अभी। तो कोई जो आपात स्थिति आई है उसके साथ कूप करना और
वापस लौटना प्री क्राइसिस यानी आपात से पहले की स्थिति में जल्दी से बिल्कुल वापस लौट जाना। किस तरह? साइकोलॉजिकली, जिसमें मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स आते हैं, यानी मानसिक और संवेगात्मक तत्व आते हैं। कैसे हम वापस चले जाते हैं? अब यहाँ पे आपको वर्ड है कूप करना, COPE, कूप। कूप जो है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसको हम लोग पढ़ाते हैं, कूपिंग स्ट्रैटेजीज होती है। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ एनी क्राइसिस अलग चीज़ है। मैनेजमेंट है कि मेडिसिन बन रही है, मैनेजमेंट है कि डॉक्टर से कंसल्ट हो रहा है, मैनेजमेंट है कि कुछ प्रोग्राम्स आपको एक्सरसाइज, रामदेव बाबा आजकल बड़ा एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, तो हम आपसे बात कर रहे हैं। दीज आर द मैनेजमेंट। मुझको सुनिए, आप मैनेज कीजिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। दीज आर द प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। एक्सरसाइज कीजिए, ये करना है जिससे हम स्ट्रेस के लेवल को घटा लेते हैं। लेकिन कोपिंग क्या है? कोपिंग एक अलग चीज़ है, यानी जो स्ट्रेसर है, जिससे हमको प्रतिबल हो रहा है, जिससे हम तनावग्रस्त हो रहे हैं, वो फैक्टर्स जो हैं अपने लेवल पर चलेंगे और हम पैरेलली चलेंगे। इस तरह से कोविड-19 का प्रभाव अपने लेवल पर चलेगा और हम अपने जीवन को अपने लेवल पर चलाएंगे। ये कोपिंग है, यानी दोनों को साथ साथ चलना। इज दैट क्लियर? तो रिटर्न टू प्री क्राइसिस एरिया, जो मेंटली एंड इमोशनली हम वापस लौट आए, यही रिसिलियंस कहलाता है। इसी को कहते हैं ये लचीलापन। फट से इधर थे, यहाँ चले आए। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। हम कैसे पहले प्री क्राइसिस में थे, प्री क्राइसिस था, उसके बाद क्राइसिस आया और फिर हमने अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया और संवेगात्मक रूप से इस जंग को जीता और वापस हम पहुंच गए कहाँ? फिर से प्री क्राइसिस की, क्राइसिस से निकल के प्री क्राइसिस एरिया। अब प्रश्न ये उठता है कि इस साइकोलॉजिकल रेसिलियंस में हमको करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको, बहुत पुरानी कहावत है, हर चीज़ पर हम लोगों के माता पिता भी बोलते रहे हैं, घर के बुजुर्ग भी बोलते रहते हैं, बहुत आराम सी चीज़ है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। होप, उम्मीद नहीं छोड़ी। 1918 में भी एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, बहुत बड़ी, जिसका नाम फ्लू था और गंगा तट लाशों से भरी हुई थी। कैप्टन रियाज की आवाज़ है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि उनकी पत्नी भी, और हम इक्विप्ड भी नहीं थे, गुलाम थे, डॉक्टर्स भी नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं था, किसी तरह का कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, किसी तरह का हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, और तब वो वक्त जब चला गया तो ये क्यों नहीं जाएगा, अभी तो बहुत इक्विप्ड हैं। तो उम्मीद नहीं छोड़ना, पहला पॉइंट। दूसरा है कि दूसरे पॉइंट में सेल्फ इफिकेसी, परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालिए। अभी क्या है, आप कपड़ा मत बनाइए, आप किसी को बहुत ज़्यादा खाना वाना ये वो मत करिए, दावत मदारात मत कीजिए, जो पैसा है उसको बचा के रखिए, क्योंकि ये जो परिस्थिति की सेल्फ एफिकेसी, आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, घटाइए नहीं, कहीं से नुकसानदेह स्टेप आप नहीं लीजिए, बल्कि आप फायदेमंद चीज़ों को जोड़िए। नेक्स्ट है कनेक्टेडनेस। ये जो आपसे मेरा जो कन्वर्सेशन है, ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये भी कनेक्टेडनेस का ही एक उदाहरण है। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, एक देखें या 5 देखें, 5 देखें या 500 देखें, जितने भी देखें वो मुझसे कनेक्ट होंगे। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्टेडनेस, एक दूसरे से कनेक्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे बाहर हैं, उनसे आप टेलीफोनिक, आप बहुत खुश नसीब वक्त है अभी तो कि हमारे पास मोबाइल है, हम लोगों से बात कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक है, हम उससे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कॉलिंग है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कनेक्ट रहते हैं। माँ बाप से जुड़ सकते हैं, बाल बच्चों से जुड़ सकते हैं, अपने इक्विवेलेंट भाई बहनों से जुड़ सकते हैं। तो ये कनेक्टेडनेस आपको, ये भी साइकोलॉजिकल रेसिलियंस में आता है, जो आपकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एबिलिटी को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ ह्यूमर। आप सेंस ऑफ ह्यूमर को कैसे मैं बताऊं कि हास्यजनक गुण जिसको कहते हैं, मैंने डिक्शनरी से देख के निकाला है कि हास्यजनक, आप बहुत सारे स्टैंडिंग
स्टैंडिंग जो मिमिक्री करने वाले, आवाज़ निकालने वाले या मजाक करने वाले जो इस तरह के लोग हैं, जैसे जिसमें आपका नाम बहुत है, कामरा का नाम आता है, जिसमें राजू श्रीवास्तव आते हैं। तो इस तरह के लोग, ये सब क्या है, ये हास्यजनक गुण है इनके अंदर, जो किसी भी छोटी सी भी बात को बहुत ही मज़ाहिया बना देते हैं, बहुत हंसी मजाक वाला माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरह का ऐसे मुंह बना के रहने की ज़रूरत नहीं है। आपदा आई है तो ईश्वर का एक, हम अगर स्पिरिचुअलिटी को देखें तो उस हिसाब से ईश्वर का ये एक एग्ज़ाम है हमारे लिए। हम कैसे इससे बाहर निकलते हैं, ये टेस्ट है हमारे लिए, हम उसमें कैसे बाहर निकलते हैं। तो इसमें आपको मुंह बनाने के रहने की ज़रूरत नहीं, ह्यूमरस रहिए, हंसी मजाक कीजिए। अरे भाई रंग गोरा हो गया घर में रहने से, इस तरह की बातें करके, बच्चे साथ में हैं, इस तरह की बातें करके, माँ बाप की हम खिदमत कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके हंसी मजाक का माहौल यानी हल्का फुल्का माहौल रखने की ज़रूरत है। ये साइकोलॉजिकल रेसिलियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। नेक्स्ट है कि संवाद कीजिए। अगर आप किसी तरह की समस्या से, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए और संवाद करें। हम लोग एक दूसरे से अपनी समस्याओं को बांटें, उनकी समस्या सुने, और इस तरह से करने से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहें। कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को लगता है कि ये समस्या सिर्फ मेरे साथ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह इस समस्या से लड़ रहे हैं। तो उनके लड़ने का तरीका जब आपको पता चलेगा तो आपको पता चल, मैं जो ये बात कर रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मेरे अंदर गुण है या ऐसी बात है, कुछ ऐसी बात नहीं। मैंने जिस तरह से अपने बुजुर्गों को संभाला है, अपने घर वालों को संभाला है, बच्चों के साथ कनेक्टेड हूँ, बाहर है मेरे बच्चे तो कनेक्टेड हूँ, तो वो चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। इस टॉक का मतलब ही यही है, कनेक्ट होना, कनेक्टेडनेस, कम्युनिकेशन को बढ़ाना। उसके बाद है कि कंट्रोल करना। आप भयभीत मत होइए, बहुत ज़्यादा भयभीत होने से जो चीज़ नहीं भी है वो भी हो जाएगी। अलसीना की एक बात है, एक आपको हिस्ट्री हम बताते हैं कि अलसीना ने एक दो भेड़ लिया, ये कहानी सच्ची कहानी है। तो इब्ने सिना तो उन्होंने दो भेड़ लिया, दो जगह पे बाड़े में बांधा और इस एक भेड़ के बगल में एक भेड़िए को बांध दिया। ठीक है, एक हफ्ते के बाद देखा गया कि भेड़िया भी मर गया, भूख से मर गया, और वो भेड़ भी मर गया, और जो भेड़ से दूर भेड़िया रखा गया था वो जिंदा रहा। ये क्या चीज थी? कंट्रोल नहीं कर सके, नियंत्रण नहीं था, इतना ज्यादा भयभीत होके हुआ कि वो भेड़ मर गया और भूख से वो भेड़िया मर गया, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पा रहा था, और दूसरा भेड़ जो दूर था वो बहुत नॉर्मल था। तो आप कंट्रोल करें, अपने सेल्फ पर कंट्रोल करें। बहुत ज्यादा भयभीत होइएगा तो आपके बच्चों पे असर पड़ेगा, आपके परिवार पे असर पड़ेगा, आपके खुद के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, तो और आपके बूढ़े फिर लैक ऑफ केयर होने लगेगा, तो सारी पूरे परिवार पर ढहने का असर आने लगेगा। तो कंट्रोल कीजिए। और ये जो परिवर्तन आया है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये जो परिवर्तन आया है इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको ग्रहण कर लेना, एक्सेप्टेंस देना। आ गया बीमारी आ गई, बहुत सारी बीमारी है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि अभी जितनी मौत तो होती रहती है, मरना भी लिखा हुआ है, जो जिंदा है वो मरेगा भी। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो बीमारी आई है इसका इलाज भी निकलेगा, इससे हम बाहर भी निकलेंगे, ये जंग जीती भी जाएगी। उसके बाद से आप अपना कंसंट्रेशन को बहुत सही रखिए। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हम हिफाजत के साथ इस जंग को जीतेंगे और आगे, यानी आशावादी भी रहने की जरूरत है। आपका आत्मविश्वास भी जीवित रहना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है, और अगर आत्मविश्वास किसी का खो गया तो फिर वो किसी भी मानसिक रोग से बाहर नहीं निकल सकता है और मेंटली हेल्दी नहीं रह सकता है। सो कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। और आप मैं बार बार कह रही हूँ, इसका अर्थ ये है कि आप ही यानी महिलाएं ही, और जो इस G2 के हैं लोग, जो हमारी उम्र के लोग हैं, इन्हीं पर जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है।
पूरे घर को समेटने की। इसीलिए मैं बार बार आप कह रही हूँ कि आप पति पत्नी जो घर का मेन अभी करता धरता है उसको बहुत संभल के रहना है, उसको ही सब चीज़ संभालना है। मेंटल हेल्थ अगर ठीक है, G2 का, इसको हम जनरेशन 2 कहते हैं। जनरेशन 1 में हमारे माँ बाप आते हैं और जनरेशन 3 में हमारे बाल बच्चे आते हैं। तो जनरेशन 2 को बहुत हेल्दी रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ये चीज़ हो गई। और आप सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को आपके अंदर गुण है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कलात्मक गुण होता है, उसको आप उभार कर बाहर निकालिए। और ये बहुत अच्छा समय है। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, लेकिन 3 टॉपिक्स हैं तो बात तो होगी ही, तो जिनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे। तो ये चीज़ है कि सृजनात्मक जो स्थिति है, जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको आप बाहर निकालिए। कुछ में कविता कहने की का गुण है, किसी को समय विशेष पर कविता कहने की सलाहियत है, किसी को उसकी पेंटिंग बनाने की सलाहियत है, किसी को कुछ फूल पत्ती खाना वाना बनाने की सलाहियत है। तो जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर उसको ज़रूर बाहर निकालिए। ये इससे आपका साइकोलॉजिकल रेसिलियंस बहुत बढ़ेगा और आप मेंटली बहुत हेल्दी रहेंगे। और अब अंतिम बिंदु है अडैप्टिबिलिटी। देखिए 1860 से 1869 के बीच डार्विन की थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का नियम। ये नियम बहुत जल्दी रिजेक्ट भी हो गया, धर्म वालों ने इस पर बहुत ही ज़्यादा आपत्ति भी लाई। मगर इस नियम के आने से ये बात तो बिल्कुल, इस नियम में ये दावा किया गया कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा, वही जीवित रहेगा जो फिट होगा। जो फिट होगा वो आपको कोई भी आपदा, कोई भी क्राइसिस एक फोर्स बना के इस तरफ ढेलती है। आपकी अडैप्टेबिलिटी इसको मोड़ के फिर आपको क्राइसिस से बाहर निकालती है। यही अडैप्टेबिलिटी है। आप इसके लिए तैयार होइए। हम जो भी चीज़ आप हमेशा सुनते हैं, ये चिड़िया, ये जाति लुप्त हो गई, फलां, क्या चीज़ है ये अडैप्टेबिलिटी? क्या चीज़ है? हमारा बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है, और जिस इन्वायरमेंट से हम घिरे हुए रहते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही अडैप्टेबिलिटी है, अभियोजन है। और इस अभियोजन को जो नहीं कर पाया, साफ। और ये सबसे बड़ी बात है कि इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपसे कहा है, ये चिप आपके अंदर प्राकृतिक रूप से डाला गया है। आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप वो कर सकते हैं जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था। शुरू तो कीजिए। मुसीबत आती रहती है, ईश्वरीय एग्जामिनेशंस, गॉड की तरफ से एग्जामिनेशंस आते रहते हैं, हम लोग उसको देते रहते हैं, पास करते रहते हैं, और जो फेल कर गया वो ख़त्म हो गया। तो यही अडैप्टेबिलिटी है, यही डार्विन का नियम है। तो अभी जो ये आई है आपदा, इससे लड़ने का साइकोलॉजिकल रेसिलियंस से ज़्यादा अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और एक बात आप जान लीजिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो जंग जो है वो लड़नी खुद ही पड़ती है। मान लिया एक छोटा सा हाथ में कट हो गया, ठीक है, तो आपके हस्बैंड आएंगे, वो इस पे एक पट्टी लगा देंगे और कैसे कट गया। बच्चे आएंगे, मम्मी तुम ऐसे नहीं करती हो। लेकिन उस तकलीफ को किसको झेलना है? आपको झेलना है। बच्चे को अगर ऐसा हो जाता है तो उस बच्चे को ही झेलना है। तो जो भी आपदा आती है उससे लड़ना तो हमको खुद ही पड़ता है। दूसरे लोग तो सिर्फ सहारा बन के हमसे कुछ ओह कर लेते हैं बस। तो आप अपनी क्षमता को समझिए और आगे बढ़िए। और किसी मुसीबत का ऐसा नहीं है कि जंग जीती नहीं गई है, ये जंग भी जीती जाएगी और फिर हम एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। ये वायरस दुनिया में आया है, हाँ खतरनाक है, ये भी बात है, मैन टू मैन ट्रांसफ़र होता है, मगर इससे भी हम जंग जीतेंगे।
ये हमारा विश्वास है। ठीक है, मैं अंत में अपनी बात को ख़त्म, काफ़ी लंबा वीडियो है मेरा, और अंत में अपनी बात को मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक शेर पढ़ा करती हूँ। मेरी हर डायरी, हर किताब पर लिखा होता है कि हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब। तबस्सुम कहते हैं मुस्कुराहट को। हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, और इस तरह गर्दिशे दौरा को रुलाया। और इसमें एक चीज़ छूट रही है, लेकिन बहुत लंबी होती जा रही बात, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ आपका पूरा, या थोड़ा सा सुन लीजिए, लॉन्ग लास्टिंग कैसे मेंटल हेल्थ को चेक करेंगे कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, ये बात भी कहना ज़रूरी है। अगर बहुत लंबे टाइम तक आपको उदासी हो रही है तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग विथ योर मेंटल हेल्थ। आपको बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है, समथिंग रॉन्ग विथ योर मेंटल हेल्थ। एक्सट्रीमली हाई एंड लो मूड्स हो रहा है तो फिर समथिंग रॉन्ग विथ योर मेंटल हेल्थ। ये आप खुद से सेल्फ चेकलिस्ट है ये। तो एक्सेसिव डर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप घबराए हुए हैं और एंजाइटी हो रही, चिंता हो रही है, तो आपको समझना चाहिए कि मेंटली आप अपसेट हो रहे हैं और मेंटल हेल्थ पर कुछ असर पड़ रहा है। सोशल विड्रॉल, अगर आप दुनिया के लोगों से अलग होते जा रहे हैं, छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि मेंटली आपको, और ईटिंग स्लीपिंग हैबिट में अगर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो परेशानी में पड़ने वाला है। ये चीज़ बहुत जानने की इसकी चीज़ है, और बहुत आसान चेकलिस्ट है। आप खुद से अपने को अब है कि आप क्या क्या कीजिए कि आप मेंटल हेल्थ को सही कर सकेंगे। तो इसमें है, सबसे पहले तो मुस्कुराइए, सिंपल। दूसरा है हैव फन विथ अदर्स, जिक्सॉ पर मेंटल वर्क कीजिए। जिक्सॉ करना, जैसे समस्याओं को ब्रेन टीजर एग्जाम्पल्स जो होते हैं मैथमेटिक्स के, उसको बनाना। तो वोकैबुलरी डेवलप करिए। डांस एंड आर्ट अगर आपको आता है तो उसमें यूज़ कीजिए। आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल कीजिए। नए स्किल्स को अभी सीनिए, जैसे अभी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वो बहुत सारा हो रहा है। दूसरे को पढ़ाइए, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन बनाइए, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप मुस्कुराइए। उदास रहने से बहुत ही चीज़ें जो हैं धुंधली होने लगती हैं, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, और उसको समझना आदमी के लिए बहुत मुश्किल होने लगता है, और फिर उस स्थिति से बाहर निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं शकीला अज़ीम अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है मैंने जो अपने फीलिंग्स, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैंने आपसे शेयर किया है, थोड़ा बहुत आपकी भी मदद करेंगे। बाय।